तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको हीट लोड कैलकुलेशन के बारे में। हीट लोड कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो मतलब आप अगर घर में अगर आप एसी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो घर में अगर आप एसी यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर रूम के अंदर कितना टन का एसी लगेगा उसके बारे में मैं पूरा डिटेल बताऊँगा डिज़ाइनिंग के साथ में, ठीक है। तो चलिए आप मेरे चैनल को से जुड़े रहें और ये वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए अंदर जो है वो हीट लोड कैलकुलेशन कैसे निकलता है। हीट लोड का मतलब ये हुआ कि आपके रूम के अंदर कितना हीट लोड है, ठीक है। आपके रूम के अंदर कितना हीट है, ठीक है। तो उसके लिए आपका कितना टन का एसी उसमें यूज़ होगा, उसके लिए मैं ये हीट लोड कैलकुलेशन निकालना पड़ता है। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप में मैं पूरा लिख कर बताऊंगा आपको पेज में। इसमें बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे बहुत सारे रूम के अंदर कितने पार्टीशन है, क्या है उसमें, कितने इक्विपमेंट है, तो ये सब बहुत सारे इसमें चीज़ आते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ पूरा इसमें स्टेप बाय स्टेप। आप इस चीज़ को आप ध्यान से देखो, ठीक है। रूम में किस तरह का निकलता है, कितना स्क्वायर फुट से कितना टन का एसी यूज़ होगा, तो ये आपको बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बिना जाने अगर यूज़ करोगे तो भाई साहब आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये बड़ा सा बिल्डिंग में भी होता है, जैसे मॉल हो गया, उसके लिए भी हीट लोड कैलकुलेशन निकालते हैं, ठीक है। उसमें कितना टन का आ रहा है, ये बहुत सारा चीज़ है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हीट लोड कैलकुलेशन में मैं पेज से लिख रहा हूँ, चलिए लिखता हूँ हीट लोड कैलकुलेशन। इसमें एचवीएसी का जो मेन है हीट लोड कैलकुलेशन, ये इससे ही पता चलता है आप कितना टन का एसी यूज़ करोगे रूम में अंदर, ठीक है। तो इससे बड़ा बड़ा जितना भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट पे डिज़ाइनिंग होता है तो हीट लोड कैलकुलेशन करके ही होता है, कितना टन का कहाँ कहाँ लग रहा है, ठीक है। चिल्लर का भी हो, वीआरवी वीआरएफ कोई सा भी हो, ठीक है। तो चलिए मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ लोकेशन ऑफ बिल्डिंग। इसमें थोड़ा लिखने में थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों, तो थोड़ा आप इसका मैनेज कर लेना, ठीक है। और सेकेंड है ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। लोकेशन ऑफ बिल्डिंग में मैं बता दे रहा हूँ, लोकेशन ऑफ बिल्डिंग मतलब आपका बिल्डिंग का जो लोकेशन है जिसमें आप एसी अगर यूज़ लगा रहे हो, जो प्रोजेक्ट है आपका वो किस जगह पे है, ठीक है, उसके बारे में। तो वो डिपेंड करेगा कोलकाता है, मुंबई में, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग में ये होगा, इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये लो आप मैं शो कर दे रहा हूँ इसको। ओरिएंटेशन में क्या होगा, इसमें आपका कौन सा एरिया में है, ठीक है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, ये शो करेगा, ठीक है। और उससे ये भी होता है मतलब वो आगे मैं बताऊंगा सन रिफ्लेक्ट किस एरिया से कर रहा है, मतलब किधर से ज़्यादा करता है, ग्लास लग रहा है, ये सब तो वो आगे है, मैं आगे स्टेप बताऊंगा। थर्ड है फिजिकल डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। फिजिकल डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग, तो इसमें इसका डायमेंशन जो बिल्डिंग का जो डायमेंशन है वो निकलता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ भी आ जाएगा। पहले तो आएगा आपका एरिया आ जाएगा, जो एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बिल्डिंग, जो आपका बिल्डिंग है ये वो रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा, तो उसका आप एरिया निकालोगे पहले, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो एरिया निकालने के लिए फार्मूला लेंथ इंटू विड्थ होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। और इसमें एक और होता है वॉल्यूम भी होता है, तो वॉल्यूम भी आप निकाल लोगे। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम में भी वैसा ही है, वॉल्यूम का फार्मूला नॉर्मल आप जानते हो, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। ये हो गया। अगर इन केस अगर आपको ये चीज़ रेक्टेंगुलर नहीं हो, ठीक है, बिल्डिंग का रेक्टेंगुलर शेप नहीं हो, मान के चलो ऑफिस थोड़ा सा ऐसे दाएं बाएं टेढ़ा जैसे हो जाए, ठीक है, तो ई रेक्टेंगुलर शेप में हो, तो इन केस अगर ई रेक्टेंगुलर शेप में हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑटो कैड का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ इन केस ऑफ ई रेक्टेंगुलर शेप वी विल यूज़ ऑटो कैड, ठीक है, डिटरमाइन ऑटो कैड, ये लिख देता हूँ पूरा, टू डिटरमाइन एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है।
तो लिखने में थोड़ा सा समय लग रहा है दोस्त, ये आप वीडियो को पूरा अच्छा से समझो, ठीक है। तो ये देख लिया आप, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप फोर्थ बताऊंगा। तो नेक्स्ट ये है प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस, ये मैं लिख रहा हूँ अभी, प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपका सरफेस से मतलब रिफ्लेक्ट क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव सरफेस, सरफेस में है ना रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें शेडिंग इफेक्ट भी है, तो ये भी मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें स्टेप काफ़ी है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद का जो स्टेप है वो सब मेन स्टेप है, ठीक है। तो मैं पांचवा बता रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव इसमें देखो, अरे यार ये तो पहले मैं शेडिंग एरिया, ये गलत है, सरफेस शेडिंग इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका आ रहा है, उसमें सिर्फ सरफेस आ जाएगा, वो कट में कर दिया, अलग बात है, ठीक है। शेडिंग, प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव शेडिंग इफेक्ट, साइडिंग इफेक्ट, साइड मतलब साइड से जो है वो क्या मतलब कुछ इफेक्ट आ रहा है, उसको आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। अब 7th नंबर जो है वो लिख दे रहा हूँ, टाइप ऑफ थिकनेस मटेरियल एंड कलर ऑफ ग्लास। तो दोस्त थोड़ा लिखने में जल्दी में होती है, बाई मिस्टेक अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। तो टाइप ऑफ थिकनेस मटेरियल कलर ऑफ ग्लास, इसमें क्या है, जो मटेरियल मतलब ग्लास का जो थिकनेस है उसमें जो है उसमें कलर मतलब होता है, ठीक है ना, उसका मटेरियल है उस वो चेक करना पड़ेगा कितना थिकनेस का है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग हीट लोड आता है, ठीक है। तो 8वां स्टेप मैं लिखते जा रहा हूँ, वैसे आप समझते जाओ। प्रेजेंस ऑफ बीम एंड कॉलम, ठीक है। तो बीम एंड कॉलम के बारे में, जैसे आपका बीम कैसा है, उसका कॉलम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हीट लोड जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। 9th नंबर ये है, आपको 9th नंबर में लिख रहा हूँ, टाइप ऑफ थिकनेस मटेरियल ऑफ वॉल का है, रूफ का है, सीलिंग का है, फ्लोर का है, इसमें सब आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ मैं अभी दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा पहले ये, फिर ऊपर से देख लो आप नहीं लिखे हो तो यहाँ पे थोड़ा मैं साइड इसको करने में, हाँ देखो ये मैं दिखा रहा हूँ अच्छा से, वीडियो से वो नहीं हो पा रहा था, तो मैं अभी इसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो बनाने में थोड़ी सी आती है प्रॉब्लम। तो ये देखो क्या मैं वो नेक्स्ट स्टेप जो था वो मैं बता रहा हूँ फिर से। तो इसमें देख लो आप, टाइप ऑफ थिकनेस, मैं इसमें पहले ही लिख दिया क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। टाइप ऑफ थिकनेस एंड मटेरियल एंड कलर, ठीक है। इसमें बहुत सारा आ जाएगा, वाल आ जाएगा, फ्लोर आ जाएगा, इसमें मैं वाल नहीं लिखा तो आप वाल भी ऐड कर लेना, फ्लोर आ जाएगा और सीलिंग भी आ जाएगा। तो इसमें मैं शो करके दिखा रहा हूँ आपका, ये देखो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इस तरह का बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसमें आपका फॉल सीलिंग ये नीचे में शो कर रहा है, देखो लिखा हुआ है FC करके फॉल सीलिंग है। ये आपको ऊपर वाला जो है ऊपर में रूफ हो गया, नीचे में क्या है आपका फ्लोर हो गया, ठीक है। तो इस तरह का होता है। तो आपका जैसे सीलिंग है, सीलिंग पे भी आपको फ़र्क पड़ता है हीट लोड का, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं 11th बताऊँगा, पार्टीशन वाल में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टीशन वाल बोलते किसको हैं पहले वो समझना पड़ेगा आपको। इसमें देखो मैं इसमें लिखा हूँ कि एक वाल दैट डिवाइस, ये मतलब डिवाइड AC एंड नॉन AC, उस पर मैं शो कर दिया। AC और नॉन AC के बीच में जो पार्टीशन रहेगा वो पार्टीशन वाल, उसको पार्टीशन वाल बोलते हैं। नेक्स्ट में जो है वो लिखा हूँ पीपल एंड इट्स डिग्री ऑफ एक्टिविटी, रूम के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हीट लोड कैलकुलेशन निकलता है। तो नेक्स्ट था 13 जो है लाइटिंग लोड भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लाइटिंग लोड में क्या होता है कि लाइटिंग लोड आप रूम के अंदर क्या क्या यूज़ कर रहे हो, किस तरह का लाइट यूज़ कर रहे हो। अगर ज़्यादा हीट होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी और हीट भी जनरेट होगा।
तो जैसे लाइट हॉस्पिटल में क्या होता है कि मतलब बहुत तरह के लाइट रहते हैं, ऑफिस में भी होता है, कंपनी में भी होती है ऐसी, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हीट लोड ज़्यादा आता है। तो 14 जो है वो इक्विपमेंट लोड है। जैसे रूम के अंदर आपका लैपटॉप है, ठीक है, प्रोजेक्टर है, बहुत सारा चीज़ है जो आप यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हीट लोड पे बहुत मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो मैं दिखा दिया, मैं पहले से लिख कर ये कर दे रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट में वीडियो हो जाए। 15 जो है वो आपका लिफ्ट मोटर, ठीक है। जैसे एक बिल्डिंग है उसके अंदर लिफ्ट लगा हुआ है तो उससे भी हीट जनरेट होता है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उससे भी हीट लोड कैलकुलेशन बढ़ जाती है। मैकेनिकल का भी और सा भी अगर कोई सा भी इक्विपमेंट चाहे कोई सा भी रहेगा, इलेक्ट्रिकल सामान जैसे हो गया, इलेक्ट्रिकल चीज़ में है तो उससे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उससे हीट लोड जनरेट ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितना रहेगा उससे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो उससे हीट लोड ज़्यादा आता है। तो ये हो गए 15 स्टेप था, ये टोटल मैं कर दिया। इसमें देखो आप लाइटिंग और इक्विपमेंट लोड ये सब जितना भी है ये इलेक्ट्रिकल में आता है। तो आप इसको याद रखना 13 से आप 14 तक, 14 या 15 तक, ठीक है। तो ये आप याद रखना, मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और मैं जो शॉर्ट में बताने वाला था कि आप नॉर्मल मतलब रूम में एसी यूज़ करोगे, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप रूम के अंदर जैसे कितना स्क्वायर का हो तो मैं कितना टन का एसी यूज़ करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, आप याद रखना, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक शॉर्ट मतलब ये इतना नहीं करने के बावजूद भी मैं ये बता दे रहा हूँ। 100 मतलब 110 से 120 स्क्वायर फुट का आपका रूम है, स्क्वायर फुट में, तो 1 टन मतलब उसमें चाहिए, 1 टन का एसी मतलब लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो 120 से 120 स्क्वायर फुट से, ठीक है। मैं नीचे में रुको यार, फिर ये हो गया, मैं नीचे में मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा लिखने दो आप, है। तो ये 1.5 टन का जो एसी लगता है उसमें आपको 120 से ऊपर जो रहेगा, 120 से 180 90 तक जाएगा, वो 1.5 टन का एसी उसमें यूज आएगा, ठीक है। तो इस रूम नॉर्मल आप रूम का ऐसे में शॉर्ट कट है, तो वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लास्ट 15 जो था वो मैं लास्ट बता ही दिया था इसका लिफ्ट मोटर का, तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और ये सब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो है 12 से जो है वो 15 तक है, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप था। और मैं अभी इस वीडियो में तो मैं शॉर्ट में बताया हूँ कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग सर्वे में ये सब चीज़ आती है, इतना चीज़। अब इसमें निकालने के लिए पूरा अभी ये स्टेप बाकी है, जो हीट लोड मेन कैलकुलेशन है वह मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करूँगा आपको पूरा। उसमें आउटसाइड इनसाइड वेदर कंडीशन जो होता है, एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, डेली रेंज, वेरिएबल टेम्परेचर, ड्राइबल होता है, उसमें समर होता है, ठीक है, माउंटेन, इसके ये सब के अकॉर्डिंग निकलता जो है, नॉर्थ साउथ ये सब है। मैं उसमें बहुत सारा भी है स्टेप है, तो वो मेन जो है वो आपको मैं बताऊंगा अच्छे से। तो ये देखो, ये मैं रिवर्स कर दिया एक बार, अब चलो ठीक है। तो आप याद रखना, बस आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो मेन आपका रहेगा, ठीक है। मेरा मेन HVAC में हीट लोड कैलकुलेशन का मेन वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो, ठीक है। इसको आपको लिख कर भी याद कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा अगर लगे तो एक लाइक तो बनता है यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, थैंक यू। मेरा प्रीवियस वीडियो जो है, पहले से वीडियो में जो डाल रखा हूँ उसमें काफ़ी नॉलेज का वीडियो है, जॉब के रिगार्डिंग भी है और रेविट सॉफ्टवेयर है।